बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। 26 सितंबर 1982 को पत्रकार राजकुमार केसवानी ने यह हेडलाइन लिखी थी और ठीक 2 साल बाद उनकी चेतावनी सच साबित हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिसंबर रात 12:40 40 टन जहर हवा में मिल गया। जब सुबह हुई तो हजारों लाशें सड़कों पर बिछी थीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है हमारे डार्क स्टोरी चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिसंबर 1984 की शाम तक भोपाल एक सामान्य शहर था, लेकिन रात 8:30 से कुछ बदलने लगा। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में पानी घुस रहा था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, जिससे दबाव 5 गुना बढ़ गया। 1 घंटे के अंदर लगभग 30 से 40 टन MIC टैंक से निकलकर हवा में घुल गई, जिससे लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग वहां बसे थे सभी को अपने चपेट में ले लिया। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कॉर्पोरेट लापरवाही? इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब खोजेंगे जो 40 साल बाद भी अधूरे हैं। कहानी शुरू होती है 1969 से, जब भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने अपना कीटनाशक प्लांट स्थापित किया। उस समय लोगों को लगा कि शहर की किस्मत चमक गई है। अमेरिकी कंपनी का प्लांट लग रही है, अब नौकरियां मिलेगी और देश का विकास होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद इस जगह को चुना और कंपनी को जमीन दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही प्लांट एक दिन पूरे शहर के लिए मौत का कारण बनेगा। यूनियन कार्बाइड का मुख्य उत्पाद था कार्बेरिल, एक शक्तिशाली कीटनाशक जिसे 7 ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। भारत में हरित क्रांति के दौर में खेती बढ़ाने और फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस कीटनाशक की बड़ी मांग थी। 1979 में इसी प्लांट में एक बड़ी प्रोडक्शन यूनिट भी जोड़ी गई। लेकिन इस कार्बेरिल को बनाने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। इसके निर्माण में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक अत्यंत जहरीली गैस का इस्तेमाल होता था। यह गैस इतनी खतरनाक थी कि इसकी एक बूंद भी आंखों में पड़ जाए तो अंधापन और सांस में जाए तो मौत निश्चित। दूसरी कंपनियां कार्बेरिल बनाने के लिए कम खतरनाक विधियां अपनाती थीं, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने MIC का इस्तेमाल किया क्योंकि इससे उत्पादन खर्च काफ़ी कम पड़ता था। कार्बेरिल बनाने के लिए सबसे पहले मेथिलामाइन और फॉस्जीन गैस को मिलाकर MIC तैयार किया जाता था। फिर इस MIC को अल्फा नेप्थॉल के साथ मिलाकर कार्बेरिल बनाया जाता था। पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल और संवेदनशील थी। सबसे बड़ी चुनौती थी MIC को स्टोर करना। इसे हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर यह गैस गर्म हो जाए या पानी के संपर्क में आ जाए तो भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे तापमान और दबाव तेजी से बढ़ता है और विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। 1980 के दशक की शुरुआत से ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में खतरे की संकेत दिखने लगे थे। 1981 में एक इंजीनियर मोहम्मद अशरफ, जो उस फैक्ट्री में काम करते थे और राजकुमार केसवानी के दोस्त थे, उनकी फॉस्जीन गैस रिसाव से मौत हो गई। अशरफ उस दिन मेंटेनेंस यूनिट में काम कर रहे थे और गलती से जहरीली फॉस्जीन गैस के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी सांस रुक गई। उनकी मौत ने केसवानी को झकझोर दिया। इस घटना के बाद राजकुमार केसवानी ने ठान लिया कि वे इस फैक्ट्री की सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने 9 महीने तक यूनियन कार्बाइड के आंतरिक दस्तावेज, मैनुअल और सुरक्षा रिकॉर्ड्स की जांच की और फैक्ट्री के 2 पूर्व कर्मचारियों की मदद से गोपनीय रिपोर्टें हासिल कीं। 1982 से 1984 के बीच केसवानी ने अपने साप्ताहिक अखबार रपट में लगातार चेतावनी देने वाले लेख प्रकाशित किए। 26 सितंबर 1982 को अपना पहला लेख प्रकाशित किया, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। फिर दूसरा 1 अक्टूबर 1982, ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा भोपाल। तीसरा 8 अक्टूबर 1982, न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। और घटना के ठीक 4 महीने पहले अपना चौथा और लास्ट लेख अगस्त 1984, आपदा के कगार पर भोपाल प्रकाशित किए। उनकी हर रिपोर्ट प्रशासन और यूनियन कार्बाइड को चेतावनी देती थी कि यह प्लांट एक टाइम बम बन चुका है
लेकिन उनकी बात को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। कीटनाशकों की मांग घटने लगी, बिक्री कम हो गई और कंपनी लगातार घाटे में चलने लगी। लेकिन प्रबंधन ने जो फैसला लिया वह त्रासदी का निमंत्रण बन गया। मुनाफे की खातिर कंपनी ने सुरक्षा से समझौता करना शुरू कर दिया। 1983 में एक बड़ा झटका आया। खर्च बचाने के लिए 1.25 मिलियन डॉलर की कटौती की घोषणा हुई और 335 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। जिस MIC प्लांट में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत थी, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 12 से घटाकर महज 6 कर दी गई। मेंटेनेंस टीम जो मशीनों और पाइपलाइनों की देखभाल करती थी, उसे 6 लोगों से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। सुरक्षा प्रशिक्षण का तो हाल और भी बुरा था। पहले नए कर्मचारियों को 6 महीने की गहन ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे जहरीली गैसों और आपातकालीन प्रक्रियाओं को समझ सकें, लेकिन अब इसे घटाकर महज 15 दिन कर दिया गया, जैसे किसी खिलौने की फैक्ट्री में काम सिखाया जा रहा हो, जहरीली गैस की नहीं। सबसे खतरनाक स्थिति कंट्रोल रूम में थी। पहले कई ऑपरेटर मिलकर विभिन्न पैनलों की निगरानी करते थे, लेकिन अब एक अकेले व्यक्ति को 70 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पैनल्स देखने पड़ते थे, यानी हर 30 से 40 सेकंड में एक पैनल चेक करना। और अगर कहीं कोई खतरा दिखे तो क्या करना है, यह सोचने का भी समय नहीं था। यह सब कॉस्ट कटिंग के नाम पर हो रहा था। सबसे डरावनी सच्चाई ये थी कि हादसे से पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सबसे अहम सुरक्षा सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे। सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस थी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसका काम था MIC टैंकों को बेहद ठंडा, करीब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखना। लेकिन जून 1984 में इस सिस्टम को बंद कर दिया गया ताकि कंपनी खर्च बचा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि MIC गैस टैंक में गर्म रहती और प्रतिक्रियाएं तेज होती। दूसरा बड़ा सुरक्षा तंत्र था वेंट गैस स्क्रबर, जो बाहर निकलती गैस को केमिकल की मदद से न्यूट्रलाइज करता था। लेकिन हादसे से 3 हफ्ते पहले ही 23 अक्टूबर को यह स्क्रबर भी बंद पड़ा था। ज्यादातर समय कास्टिक सॉल्यूशन तक नहीं डाला जाता था। आखिरी और बेहद अहम सुरक्षा व्यवस्था थी फ्लेयर टॉवर। यह वेंट हो रही खतरनाक गैस को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर देता था, पर यह भी उस रात मरम्मत के नाम पर महीनों से बंद था। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में टैंक नंबर 610 में लगभग 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस भरी थी, जबकि सुरक्षा मानकों के अनुसार वहां अधिकतम 30 टन ही होनी चाहिए थी। रात करीब 11:30 पर फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी पाइप की सफाई कर रहे थे। इस दौरान एक गलती से पानी उस टैंक में घुस गया, जिसके कारण पानी और MIC के बीच खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर इस प्रतिक्रिया से गर्मी और दबाव तेजी से बढ़ने लगे। उस वक्त फैक्ट्री का रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद पड़ा था, जो इस जहरीली गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखने के लिए जरूरी था। उस रात MIC का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो बहुत ज्यादा था। तापमान और दबाव तेजी से इतना बढ़ गया कि 12:15 पर टैंक का सील टूटा और जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। ये गैस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में फैल गई। रात 12:40 पर टी ब्रेक के दौरान फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य लग रहा था और कर्मचारी भी कुछ पल के लिए राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन अचानक 12:45 प्रेशर गेज में हलचल महसूस हुई। कुछ ही मिनटों में टैंक के अंदर दबाव इतना बढ़ गया कि सुरक्षा वाल्व खुल गया और जहरीली गैस फैक्ट्री की वेंट पाइप से बाहर निकलने लगी। 12 बजे फैक्ट्री का अलार्म बजा, जिससे कर्मचारियों में चेतावनी फैलनी चाहिए थी। लेकिन कंपनी की पॉलिसी के तहत केवल कुछ सेकंड के लिए पब्लिक सायरन बजाया गया और तुरंत बंद कर दिया गया, ताकि स्थानीय जनता को बेवजह परेशान न किया जाए। रात 1 बजे के आसपास पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस फैक्ट्री से निकलकर हवा में फैल चुकी थी। ये जहरीला बादल हवा के तेज झोंकों के साथ भोपाल के घनी आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगा। पुलिस को भी इस आपदा का अंदेशा तभी हुआ जब चोला क्षेत्र के लोग घबराकर भागते हुए दिखाई दिए।
पुलिस ने स्थिति की पुष्टि के लिए फैक्ट्री से फोन पर संपर्क किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें 2 बार सब ठीक है का जवाब मिला। तीसरी बार जब किसी ने फोन उठाया तो कहा, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है सर। जैसे ही जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस शहर में फैली, हजारों लोग सोते सोते ही दम तोड़ने लगे। बच्चों की आंखों में जलन होने लगी, वे बिस्तर पर ही खांसते हुए तड़प रहे थे। कई परिवारों ने सुबह उठना ही नहीं देखा। माता पिता, बच्चे, दादी दादा सब एक ही कमरे में मृत मिली थीं। शहर की सड़कों पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी मरे पड़े थे। सुबह होते ही चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। पेड़ों से पक्षी गिर रहे थे, बकरियां, गाय, कुत्ते सब दम घोंटकर मर चुके थे। घरों के बाहर, मैदानों में, रेलवे ट्रैक पर हर जगह लाशें बिछी थीं। कई मामलों में परिवार के लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि गैस के असर से चेहरों की शक्ल बदल गई थी। हजारों लोग भागे भागे हमीदिया अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अचानक बड़ी भीड़ देखकर हैरान थे, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब उन्हें लगातार बदलती सूचनाएं मिलने लगीं। सबसे पहले अस्पताल प्रशासन को बताया गया कि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। अमोनिया आमतौर पर खतरे का स्तर कम मानी जाती है और डॉक्टरों के पास इसकी प्राथमिक चिकित्सा जानकारी थी। जल्दी ही किसी ने सूचना दी कि शायद फॉस्जीन गैस लीक हुई है, जिसे युद्ध के दौरान भी केमिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टरों ने फॉस्जीन के इलाज के प्रोसीजर की तैयारी शुरू की, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रशासन ने एक नए नाम की घोषणा की, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। हमीदिया अस्पताल और शहर के दूसरे डॉक्टर MIC के लिए बिल्कुल अनजान थे। न किसी के पास इलाज का तरीका था, न जहर का कोई एंटीडोट। मेडिकल किताबों और इंटरनेशनल गाइडलाइंस में MIC पर बेसिक जानकारी भी नहीं थी। डॉक्टरों ने मजबूरी में वही इलाज देना शुरू किया, जैसे आंखों में पानी डालना, ऑक्सीजन मास्क लगाना और साधारण दर्द निवारक देना। लेकिन MIC की असर इतनी गंभीर थी कि कई मरीज अस्पताल आते ही दम तोड़ गए। कुछ को सांस लेने तक में इतनी दिक्कत हो गई कि तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं। कुछ डॉक्टरों ने बाद में बताया कि अगर शुरू में ही सही गैस की सही पहचान और उसका इलाज बताया जाता तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन फैक्ट्री से मिली गलत और देर से आई सूचना ने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की भयावहता के बीच घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस ने पहली FIR दर्ज की और 6 दिसंबर को CBI ने मामला अपने हाथ में लिया। लेकिन सबसे यादगार और विवादास्पद घटना 7 दिसंबर को हुई। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन विशेष सरकारी विमान से भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। मीडिया और जनता के सामने ये एक बड़ी कार्रवाई लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में माहौल बदल गया। एंडरसन को 25,000 रुपए की मामूली जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर उन्हें सरकारी सुरक्षा में भोपाल से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में उन्होंने संसद भवन के सामने आराम से कार में बैठे, चेहरे पर न कोई अपराध बोध, न कोई तनाव। इसी दिन 7 दिसंबर को ही एंडरसन भारत छोड़कर अमेरिका चले गए और कभी लौटकर जवाब देने नहीं आए। एंडरसन की अचानक रिहाई और भगाने के पीछे कौन था, ये अभी तक कोई नहीं जानता। 1989 में जब यूनियन कार्बाइड ने भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार के साथ $470 मिलियन का सेटलमेंट किया, तो उम्मीद जगी थी कि अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा और उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगेगा। लेकिन यह सेटलमेंट असल में सिर्फ एक लंबी दुखदाई लड़ाई की शुरुआत थी। सेटलमेंट के वक्त कंपनी और सरकार के आंकड़ों में अनुमान लगाया गया कि 3,000 लोग मारे गए हैं और लगभग 1,20,000 घायल हुए हैं। हालांकि बाद में सरकारी गिनती में 5,295 मौतें और करीब 5,73,000 लोग बीमार प्रभावित पाए गए। लंबे समय तक केस चलने के बाद 2010 में भोपाल की एक अदालत ने 7 भारतीय अधिकारियों को दोषी मानते हुए सिर्फ 2 साल की जेल और $2,000 करीब 1,50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। लेकिन उसी दिन उन सभी को तुरंत जमानत भी मिल गई और आज तक कोई भी दोषी हकीकत में जेल नहीं गया। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी
यहाँ का दर्द, बीमारियां और विषैली विरासत खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक और चिकित्सीय रिपोर्टों के अनुसार आज भी भोपाल में कैंसर के मामले सामान्य आबादी की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा हैं। जन्म जन्मांतर के दोष, नवजात मौतें और गर्भपात के मामले राष्ट्रीय औसत से 7 गुना अधिक पाए जा रहे हैं। इस जहर ने न केवल हादसे के प्रत्यक्ष शिकार बने लोगों को, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया है। जिन बच्चों ने गैस कांड के वर्षों बाद जन्म लिया, उनमें भी सांस, किडनी, हड्डी और मानसिक बीमारियां अधिक देखी गई हैं। आज भी करीब 2 लाख लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां का भूजल और मिट्टी बुरी तरह विषैली है। उनकी दैनिक पीने उपयोग की पानी व्यवस्था अब भी मेंथिल आइसोसाइनेट जैसे केमिकल्स और भारी धातुओं से प्रदूषित है। इस जहरीले स्थायी असर का एक बड़ा कारण है फैक्ट्री परिसर में अब भी पड़ी लगभग 1.1 मिलियन टन जहरीली मिट्टी और कचरा, जिसे साफ करने में बरसों की लापरवाही बरती गई। जनवरी 2025 में आखिरकार सरकार ने 337 टन जहरीला कचरा भोपाल से हटाकर पिठमपुर भेजा और उसका निस्तारण कराया। पर विशेषज्ञों का कहना है, यह तो समुद्र में एक बूंद जैसा है। मूल समस्या वही की वही है, क्योंकि फैक्ट्री की जमीन और आसपास का पर्यावरण आज भी गंभीर रूप से विषैला है। यानी 40 साल बाद भी भोपाल में मौत का जहर मिटा नहीं। बदनसीब शहर की अगली पीढ़ियां भी इसी कीमत को चुकाने को मजबूर हैं। न्याय, सफाई और राहत के वादे आज भी अधूरे हैं। यह त्रासदी एक खुले घाव की तरह आज भी रिस रही है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।